हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था गैसियस स्टेट के कुछ लॉज लाइक बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में हमने किसका रिलेशन पढ़ा था? बॉयल्स लॉ में हमने रिलेशन पढ़ा था बेटा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। चार्ल्स लॉ में ऑल्दो कोई ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स नहीं है, जस्ट टाइम बचाने के लिए, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन at constant pressure and number of moles. तो हमने देखा वॉल्यूम इज related to pressure, volume is related to temperature, so that means there must be some relation between pressure and temperature as well. तो यही एक लॉ यहाँ पे दिया गया and that is being given by Gay-Lussac. तो ये नाम भी इसका रखा गया Gay-Lussac's लॉ। इसका दूसरा नाम है बेटा अमेंटिन्स लॉ। क्या नाम है? अमेंटिन्स लॉ। सो देखिए क्या है, जो बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन है, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है। सेम में गे-लुसाक्स लॉ या अमेंटिन्स लॉ में हम किसका रिलेशन पढ़ेंगे? दिस इज द लॉ व्हिच गिव्स अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशन, ये वाला लॉ, राइट। तो क्या है ये लॉ, वो हम डिस्कस करते हैं। गे-लुसाक ने क्या बताया था? जैसे हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था कि फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 1/273 part of its volume at 0 degree Celsius. सेम वे इन्होंने कहा था फॉर एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 1/273 part of its pressure at 0 degree Celsius. तो या तो ऐसे लिखिए हम इसको, फॉर एट कांस्टेंट, और उसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी? वॉल्यूम कांस्टेंट। जब हम प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। एट कांस्टेंट वॉल्यूम for a fixed mass of gas, for a fixed mass of gas for every degree rise or fall in temperature, हर डिग्री के बढ़ने या कम होने के साथ the pressure increases or decreases by 1/273 of its pressure at 0 degree Celsius. Means at T temperature पे अगर प्रेशर लेना है तो सेम रिलेशन आएगा P नॉट प्लस P नॉट by 273 into temperature, where P नॉट is pressure at 0 degree Celsius and T is temperature in degree Celsius, right? So that is the relation between them. इसी को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर तो हमारे पास एक रिलेशन आता है, प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। तो सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन केल्विन। तो इसी का सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर is directly proportional to its temperature in Kelvin. Its temperature in Kelvin. तो ये कौन सा लॉ है बेटा? दिस गे-लुसाक्स लॉ और अमेंटिन्स लॉ, राइट। अब इसके बाद हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिटेल में और ग्राफिकल एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर गे-लुसाक्स और अमेंटिन्स लॉ, right? So mathematical expression is, it says that pressure is directly proportional to temperature, but the temperature should be in Kelvin. और हमें पता है कि जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं या कहीं पे भी हम टेम्परेचर को यूज़ करते हुए ऑलवेज यूज टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स मीन्स फिक्स्ड मास ऑफ द गैस। ये हो गया है आपका। अब मान लीजिए आपके पास एक गैस, एक रिलेशन हम देखते हैं, a gas
having वॉल्यूम V, वॉल्यूम उसका कितना है V, एंड नंबर ऑफ मोल्स N, दोनों फिक्स्ड है. If pressure changes from P1 to P2 and temperature changes from T1 to T2. So what will be the relation between P1, P2 and T1, T2? So we know that according to Gay-Lussac's law, because volume is constant, number of moles are also constant. So according to Gay-Lussac's law, क्या हो जाएगा बेटा? Pressure is directly proportional to temperature for a fixed mass of gas and constant volume. So यहाँ से क्या आ गया? P1 is directly proportional to T1 and P2 is directly proportional to T2. हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए. Let's divide equation 1 by equation 2. So equation 1 divided by equation 2 will give you P1 by P2 is equals to T1 by T2. Or you can say P1 by T1 is equals to P2 by T2. ये भी रिलेशन है. सो हम कह सकते हैं जब भी कभी इस तरीके का एक सिचुएशन में फॉर सेम गैस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है और दूसरे का टेम्परेचर गिवन है तो आराम से ये फॉर्मूला यूज करके प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं या टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं. ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका चेक करते हैं. सो इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. क्या होगा बेटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? हमें पता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. Let's say this X is pressure and this is temperature. Volume constant है, mass of the gas is also constant. तो ग्राफ आपका किस तरीके से आएगा? इस तरीके से ग्राफ आएगा. कहाँ से पास करता हुआ? ऑरिजिन से पास करता हुआ. बट हमें पता है कि हम 0 केल्विन, ये केल्विन में है, तो हम 0 केल्विन पे पहुँचना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो इसी ग्राफ को क्या करते हैं? एक्सट्रापोलेट करते हैं. तो ये हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम. अब जहाँ जहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा उन ग्राफ्स को हम बोलते हैं आइसोकोर्स. ऐसे ग्राफ्स को क्या बोला जाता है बेटा? आइसोकोर्स, वेयर वॉल्यूम इज कांस्टेंट. जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था जैसे बॉयल्स लॉ में, तो उनको बोला जाएगा आइसोथर्म. आइसोथर्म, थर्म मानी टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसो मानी सेम. और जहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है यानी चार्ल्स लॉ में, तो वहाँ पे उन ग्राफ्स को क्या बोला जाएगा? आइसोबार्स. Isobars, right? So this graph is called isochore. अभी हम देखते हैं, मान लीजिए आपसे पूछा जाए you draw a graph between pressure and temperature at constant volume at given different constant volumes. तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो मान लीजिए प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, सॉरी टेम्परेचर है, कांस्टेंट आपका वॉल्यूम है. तो ग्राफ आपका कैसे बनेगा? वॉल्यूम 4 वॉल्यूम पे ड्रॉ करना है, V1, V2, V3 और V4 such that they have this relation. V4 लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट वॉल्यूम है. तो हमें पता है कि वॉल्यूम और प्रेशर का तो 36 का आंकड़ा है, बनती नहीं है. तो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ वॉल्यूम कम मिलेगा. तो आपके ग्राफ कैसे चलेंगे बेटा? So V4 टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है वॉल्यूम. सो दिस साइड विल बी हैविंग ज़्यादा वाला वॉल्यूम, V3, V2 एंड V1. दिस वे दिस ग्राफ कैन बी ड्रॉन. तो ऐसे ग्राफ को क्या बोला जाता है? आइसोकोर्स. इसका मतलब जो बॉयल्स लॉ के ग्राफ थे उनको क्या बोला जाता है? तो बॉयल्स लॉ के ग्राफ्स को मैं यहाँ बता देती हूँ आपको. बॉयल्स लॉ के जो ग्राफ्स हैं उनको क्या बोला जाएगा? आइसोबार्स, सॉरी आइसोथर्म, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है. सो आइसोथर्म क्या हुआ? जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो. और जब आपके चार्ल्स लॉ की जो ग्राफ है वहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट है? चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है. तो ग्राफ्स आर कॉल्ड आइसोबार. बार प्रेशर का यूनिट होता है. सो आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स प्रेशर. तो प्रेशर जहाँ पे कांस्टेंट है, आइसो मीन्स सेम, थर्म मानी टेम्परेचर सेम, हीट से आता है, हीट टेम्परेचर से रिलेटेड है. सो चार्ल्स लॉ में आइसोबार, बॉयल्स लॉ के ग्राफ को बोला जाएगा आइसोथर्म, और गे-लुसाक्स लॉ के ग्राफ्स को क्या बोला गया है? आइसोकोर्स. आइसोकोर्स में क्या होता है बेटा? वॉल्यूम कांस्टेंट. आइसोबार्स में क्या होता है? प्रेशर इज कांस्टेंट.
नाउ लेट्स सी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गै-लुसाक्स लॉ। तो ये हमने डिस्कस किया गै-लुसाक लॉ क्या है। अब हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ गै-लुसाक्स लॉ। गै-लुसाक से हमने एक सिंपल सी चीज सीखी। अगर ये रूम है, सपोज करिए इस रूम में मान लीजिए हमने वॉल्यूम तो इस रूम का फिक्स्ड है, हमें पता है कि टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना फास्ट उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। और बड़ा सिंपल सा लॉजिक है बेटा, इस रूम में गैस भरी हुई है, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी गैसेस पार्टिकल्स की, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उनका मोशन बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा मोशन बढ़ेगा उतना ही फास्ट वो वॉल को हिट करेंगे, और जितना फास्ट और जितने हाई प्रेशर से वो वॉल को हिट करेंगे वही उनका क्या होता है, प्रेशर होता है। तो उस केस में प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम डिओड्रेंट की बॉटल लेते हैं तो उसके पास क्लियरली उस पर लिखा होता है कि डोंट ओपन द बोतल और डोंट कीप द बोतल नियर हीट, हीट के पास ना रखें इसको और हाई टेम्परेचर। उसका रीज़न यही है, बॉटल तो आपका फिक्स्ड है, राइट, बॉटल क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन उसके अंदर जो गैस फिल्ड है वो गैस आपका क्या रहेगा, जैसे हम उसको हीट के पास लेके जाएंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ने से अब वो जो कैन है वो इतना विथस्टैंड तो नहीं कर सकते उस प्रेशर को, तो फट जाएगी, ब्लास्ट होने का, एक्सप्लोजन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो दीज आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ गै-लुसाक्स लॉ। जैसे ये रियो का बॉटल है तो इसमें एक साइन बना होता है, अगर आप कभी नोटिस किया हो आपने, तो यहाँ पे यही है हाईली इन्फ्लेमेबल और डोंट कीप इट नियर हीट। तो उसका रीज़न यही है बेटा कि हीट के पास ना रखने का रीज़न क्या है कि भाई कंटेनर तो उतनी हीट, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इसके अंदर जो गैस है, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से इसके अंदर जो गैस है उसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स उनका मोशन बढ़ेगा, बहुत फास्ट मूव करेंगे, और जितना फास्ट मूव करेंगे वो वॉल्स को हिट करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा। और ये कैन जो है, ये जो कंटेनर है, इतना ज़्यादा प्रेशर तो बियर नहीं कर सकता, तो क्या कर जाएगा, फट जाएगा, फटेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। सो ऐसे केसेस में यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है, गै-लुसाक्स लॉ। सो यहाँ पे हम इसका बोल सकते हैं कंटेनर्स हैविंग gaseous particles are supposed to keep away from heat. For example, deodorant bottles, right? They always mention that keep it away from heat. Keep away from heat. उसका रीज़न यही है, as temperature increases, pressure increases, the container cannot withstand high pressure. वो नहीं बियर कर सकता इतना हाई प्रेशर, so explosion may take place. वहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, एक्सप्लोजन हो सकता है। सो दैट इज योर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन गै-लुसाक्स लॉ। नाउ लेट्स सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन गै-लुसाक्स लॉ। Your question number 1 is a 10-liter container is filled with a gas to a pressure of 2 atmosphere. यानी कि 10 लीटर का कंटेनर है, उसमें गैस जो डली हुई है वो है 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे at 0 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम तो फिक्स्ड है। At what temperature the pressure inside will be 2.5 atmosphere? कि प्रेशर मतलब कितने टेम्परेचर पे जो अंदर वाला प्रेशर है गैस का वो 2.5 एटमॉस्फेयर होगा। यानी कि आपके पास सेम गैस के लिए P1 कितना गिवन है बेटा, 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। P2 कितना गिवन है, 2.5। T1 से P2 बढ़ने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होगा, चेंज होगा, और T1 कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, 2 एटमॉस्फेयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि P1 जब इतना है तो T1 इतना है, और T2 हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो हम सिंपल से यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मास ऑफ द गैस इज आल्सो कांस्टेंट, मींस नंबर ऑफ मोल्स आर आल्सो कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं गै-लुसाक्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू गै-लुसाक्स क्या होगा,
गेलुसाक्स लॉ के हिसाब से अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और हमें रिलेशन पता है P1 by P2 इज इक्वल्स टू T1 by, तो अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं P1 कितना दिया हुआ है बेटा, P1 इज 2.0 एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय P2 इज 2.5 इज इक्वल्स टू T1 इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो कभी भी हम डिग्री सेल्सियस में तो लेते ही हैं, तो हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होगा 273 केल्विन। सो 273 केल्विन एंड T2 हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं T2 कम्स आउट टू बी 273 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 2.0। अच्छा, आपको सॉल्व करने से पहले एक आइडिया लग जाना चाहिए, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली है। तो देखिए 2 से 2.5 पे जाने में प्रेशर बढ़ा है, तो इसका मतलब 273 से ज़्यादा होगा इसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना आता है, ज़्यादा आना चाहिए 273 से। प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। सो हमारा आंसर हम फाइंड आउट करते हैं कितना आएगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं लेट से, तो कितने पे चला जाएगा 1.5, ठीक है 136.5 एंड दिस इज 2.5। सो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं दिस विल गिव अस द टेम्परेचर। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, टेम्परेचर की। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। ऐसे केस में मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँगी, इंटू 4 करेंगे डिवाइडेड बाई 4 करते हैं। इनफैक्ट हम यहीं पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते थे, इंटू 2 करते और डिवाइडेड बाई भी 2 कर देते। तो लेट्स सी, इंटू 4 करने से क्या हुआ 136.5 इंटू 2.5 इंटू 4 बन जाता है 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है डिवाइडेड बाई 4। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 136.5 बाई 4, 10 से मल्टीप्लाई। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2.5 से या तो इसको मल्टीप्लाई करो या इसको सिंप्लीफाई करके आप इजीली इसको 100 बना सकते हो और 10 बना सकते हो। सो 4 से मल्टीप्लाई करने से 10 बन जाएगा, तो नीचे भी 4 से डिवाइड कर दिया। अब हमें इसको डिवाइड करना इजी रहेगा। कितना बचता है देखते हैं, 341 पॉइंट कितना रहा ये 25 केल्विन। तो देखिए 273 से टेम्परेचर कितना पहुंच गया है 341.25 केल्विन। सो दिस वे यू कैन इजीली फाइंड आउट द टेम्परेचर। तो आपको सिंपल एक इक्वेशन अप्लाई करनी है एंड द इक्वेशन इज P1 by P2 is equals to T1 by T2। ये इक्वेशन अप्लाई करके आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है देखिए, द क्वेश्चन इज an iron cylinder contains helium at 250 kilopascal। यानी कि आयरन सिलेंडर है, सिलेंडर तो डेफिनेटली वॉल्यूम फिक्स है, हीलियम गैस उसके अंदर भरा हुआ है एट 250 किलो पास्कल, स्मॉल की जहाँ होगा मानी किलो, एंड 300 केल्विन। तो यानी कि प्रेशर कितना गिवन है, प्रेशर P1 कितना गिवन है 250 किलो पास्कल, T1 कितना गिवन है बेटा 300 केल्विन। द सिलेंडर कैन withstand a pressure of 1 into 10 to the 6 पास्कल। सिलेंडर की जो कैपेसिटी है प्रेशर बियर करने की वो कितनी है 1 into 10 to the 6 पास्कल। तो यहाँ से हमें पता चला कि सिलेंडर कैन withstand मीन्स उसके साथ खड़ा रह सकता है, यानी उसको बियर कर सकता है। प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 into 10 to the power 6 पास्कल। इसको भी किलो पास्कल में कन्वर्ट कर ले बेटा, तो 1000 किलो पास्कल। इसका हमारा कितना आ जाएगा 1000 किलो पास्कल। तो देखते हैं हमारा, इफ द रूम कैचेस फायर, रूम में आग लग गई सपोज करिए, प्रिडिक्ट इफ द सिलेंडर विल ब्लो अप बिफोर इट मेल्ट्स और नॉट। इससे पहले मेल्ट हो, और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलेंडर इज 1800 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट सिलेंडर का कितना है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सिलेंडर इज 1800 केल्विन। सो हमें देखना है कि ये कैसे, बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, हीलियम आयरन का सिलेंडर है। उन्होंने कहा कि उसके अंदर जो गैस है वो 300 केल्विन पे है और प्रेशर है 250 किलो पास्कल। एकदम से वहाँ आग लग जाती है। तो इन्होंने कहा कि हमें बताना है कि भाई आग लगने से मानी एक तो सिलेंडर मेल्ट हो तब वो आग पकड़े, एक वो पहले ही आग पकड़ ले, तो क्या होगा किस सिचुएशन में। हम देखते हैं एक बार, सिलेंडर लेकिन जो बियर कर सकता है, जो सहन कर सकता है, वो कितने पास्कल तक का 1000 किलो पास्कल तक वो सहन कर सकता है, इतना प्रेशर। उसके बाद वो खुद ही फट जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा। P1 आपका ये है, T1 ये है, P2 कितना है बेटा, P2 हमें फाइंड आउट करना है। ये तो उसका विथस्टैंड प्रॉपर्टी है, हमें फाइंड आउट करना है कि 1800 पे वो कितना प्रेशर रहेगा। और T2 कितना है
1800 केल्विन। तो अगर हम देखें रिलेशन अकॉर्डिंग टू गay-Lussac's लॉ, क्या रिलेशन बन जाएगा, P1 by P2 is equals to T1 by T2 and this gives us P1 by P2 is equals to T1 by T2 से क्या रिलेशन आया आपका, P1 है 250 किलो पास्कल डिवाइडेड बाय P2 वी हैव टू फाइंड आउट, T1 इज 300 केल्विन और ये है 1800। हमें देखना है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे कितना प्रेशर उसका होगा। सो यहाँ से क्या आ गया बेटा, P2 इज इक्वल्स टू 250 इंटू 1800 डिवाइडेड बाय 300। क्या आंसर आता है देखते हैं एक बार। किलो पास्कल, 1500 किलो पास्कल। यानी कि जब ये मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस गैस का प्रेशर कितना होगा, 1500। कितना होगा, 1500 किलो पास्कल। लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1000 किलो पास्कल, यानी कि वो पहले ही वो लिमिट क्रॉस कर चुका होगा। भाई ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस रखी हुई है, गैस का प्रेशर है फिलहाल 250 किलो पास्कल। एकदम से आग लगती है, आग लगते ही रूम में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से अगर हम देखें प्रेशर भी डेफिनेटली बढ़ेगा। इन्होंने कहा कि सिलेंडर का मेल्टिंग पॉइंट है 1800 केल्विन, तो हमने देखा कि 1800 केल्विन पे प्रेशर कितना आना चाहिए, प्रेशर आना चाहिए 1500 किलो पास्कल गैसेस पार्टिकल्स का। लेकिन इससे पहले, और ये कितना सहन कर सकता है, सिलेंडर की लिमिट बताई हुई है कि ये सहन कर सकता है 1000 किलो पास्कल। तो जब तक ये इसके मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा उससे पहले 1000 तो आ चुका होगा किसी लो टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब सिलेंडर क्या कर जाएगा, ब्लो अप कर जाएगा। तो हमें यहाँ से ये आइडिया लग गया है, क्योंकि इसकी जो सहन करने की लिमिट है वो 1000 पास्कल है, किलो पास्कल है, और जो ये तो केल्विन है, इसकी सहन करने की लिमिट 1000 किलो पास्कल है, और जो 1800 पे मिलेगा वो 1500 और भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब वो पहले ही फट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द cylinder will blow up, right? So that's why we can solve the problems based on gay-Lussac's law. अब हम नेक्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। नेक्स्ट लॉ आपका क्या है बेटा, अवोगैड्रोस लॉ, जो कि हम पढ़ के भी आए हैं अपने मोल कॉन्सेप्ट वाली यूनिट में, because this is also related to gases, so let's just discuss it, in fact just revise it. So next one is Avogadro's Avogadro's लॉ के हिसाब से बड़ा सिंपल था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसका मतलब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेचर ऑफ गैस के इररिस्पेक्टिव इस पे डिपेंड है। वॉल्यूम ऑफ गैस इसका मतलब हम कह सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट बेटा। और नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं देखूं, नंबर ऑफ मोल्स भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। देखो वॉल्यूम की भी डायरेक्टली, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पे एक कंडीशन और है, equal number of molecules under similar conditions of temperature and pressure। तो मान लीजिए टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है। सो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप जिस रूम में बैठे एक बार सोच के देखिए, प्रेशर ऑफ द गैस इज सेम, प्रेशर जो है गैस का वो क्या है, सेम रखना है हमें, टेम्परेचर भी सेम रखना है। सपोज करिए यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल है गैस के, हमने 2000 और डाल दिए इसके अंदर। तो जब हम 2000 और डालेंगे तो आप खुद सोचो, ज़्यादा सेम रूम में अगर डालते हैं हम तो ज़्यादा उनका क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, बट प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट। तो डेफिनेटली वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ज़्यादा। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा उतना ही वॉल्यूम ऑफ द गैस ज़्यादा है। दूसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो अवोगैड्रोस लॉ का एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स, राइट। और ये हम सबको पता ही है। अगर हम बात करते हैं एसटीपी कंडीशंस की, मीन्स एट एसटीपी means standard temperature and pressure, where temperature is 0 degree Celsius means 273 Kelvin. Pressure is 1 atmosphere. Pressure कितना है बेटा? 1 atmosphere. उस केस में वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना आता है? फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1, सो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आ जाता है? 22.4 लीटर्स एसटीपी पे। ये हम सबको पता ही है। सेम वे अगर मान लीजिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273, ये पहला केस है। दूसरा केस देखो, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, प्रेशर रादर देन 1 एटमॉस्फेयर, लेट्स से 1 बार है। अब आप सोचो 1 एटमॉस्फेयर बड़ा होता है, 1 बार छोटा होता है, क्योंकि 1 बार इज इक्वल्स टू हाउ मच? 0.987 एटमॉस्फेयर। सो 1 बार इज स्मॉलर देन 1 एटमॉस्फेयर। सो आपने देखा 1 एटमॉस्फेयर से प्रेशर कम हुआ है, और जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहीं पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाते हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स कम्स आउट टू बी 1, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस कम्स आउट टू बी 22.7 लीटर्स। यही वॉल्यूम कितना बन जाता है? 22.7। एक और कंडीशन आती है SATP कंडीशन। SATP को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। थर्ड केस आपका क्या रहेगा? SATP, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहाँ पे टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर है यानी कि 298.15 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर इज 1 बार। उस केस में जो वॉल्यूम आएगा फॉर 1 मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1, वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 24.8 लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना आ जाता है बेटा? 24.8 लीटर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट अवोगाड्रोस लॉ। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इन सारे लॉज का कॉम्बिनेशन मीन्स आइडियल गैस इक्वेशन। तो आपसे अगर कोई प्रॉब्लम पूछा जाता है, कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली वो मेंशन नहीं करेंगे कि कौन सा लॉ आपको अप्लाई करना है, बट आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा जो चीज़ कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू यू दैट यू कैन ईजिली अप्लाई द लॉ। बॉयल्स लॉ है तो प्रेशर ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। चार्ल्स लॉ है तो प्रेशर कांस्टेंट है। गे-लुसाक्स लॉ है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। आपका अवोगाड्रोस लॉ है तो प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर बोथ आर कांस्टेंट। Next will be the combination of all the laws.